हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि इस फंड का एयूएम कम है सर, इस फंड का एयूएम ज़्यादा है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ऑल दोज थिंग्स। तो हम आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ तो देखनी चाहिए कि किस टाइप का फंड है वो, मतलब वो लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है या फिर बैलेंस या हाइब्रिड काइंड ऑफ फंड है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कैसा है, लार्ज कैप अगर वो फंड होगा तो उसका यूनिवर्स भी बहुत बड़ा होगा। मतलब भले ही 100 कंपनीज ही उसके पास स्कोप है, बट वो 100 कंपनीज में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट एक लार्ज कैप फंड डेफिनेटली एकोमोडेट करता है। वैसे ही अगर आप कंपेयर करोगे तो मिड कैप फंड जो होगा कंपेयर टू लार्ज कैप फंड, उसमें जो कैपेसिटी होगी एलोकेशंस देने की वो थोड़ी सी कम होगी, बिकॉज मिड कैप कैटेगरी में आती है 101 टू 250 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, और स्मॉल कैप का जो फंड्स होंगे उसमें 250 प्लस कंपनीज अवेलेबल होंगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। बट हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जितनी कंपनी छोटी होगी उतनी उस कंपनी में लिक्विडिटी कम होगी। लिक्विडिटी कम होगी का मतलब क्या होता है कि अगर उस पर्टिकुलर फंड को मार्केट में जाके अगर वो स्टॉक बेचना है और अगर वो फंड एक सेलर है बट मार्केट में उसी क्वांटिटी का बायर अगर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है स्मॉल कैप फंड्स में। इसीलिए आपने देखा होगा डीएसपी स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इन्होंने इनफ्लो बंद कर दिया था एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने तो बहुत ही जल्दी वो बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट 600-700 करोड़ का एयूएम क्रॉस होने के बाद ही उन्होंने नया एसेट्स लेने में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। विज़ाविज़ अगर आप बात करोगे डीएसपी स्मॉल कैप फंड की, जैसे उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट 3-4 हज़ार करोड़ क्रॉस हो चुके थे तो डीएसपी ने भी नए फंड्स लेना बंद कर दिया था। अभी ये दोनों फंड्स एसआईपी के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। तो बोलने का मतलब यही था कि एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी इन विच यू आर इन्वेस्टिंग। इसीलिए लार्ज कैप मिड कैप में एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, इवन मल्टी कैप में भी एसेट अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, बट स्मॉल कैप में एसेट अंडर मैनेजमेंट डेफिनेटली कम चाहते हैं, वो खुद फंड मैनेजर भी कम चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे यहाँ पे, स्मॉल कैप कैटेगरी के 7 फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो फंड्स के नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, रिलायंस स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड। तो हमने हमारा जो ये वेबसाइट है mfyadnya.in, ये जो पोर्टल है म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए हमने बनाया है, उसमें ये कैटेगरी, मतलब जैसे हमने एक मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी आपको एक एनालिसिस का वीडियो बना के दिया है, अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट पे भी हम आपको एक एग्जांपल बना के दे रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कम से कम 10 से 15 पैरामीटर्स हमने अलग अलग तरीके से देखे। तो इसमें आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एयूएम जो है वो रिलायंस का है, उसके बाद आता है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज और उसके बाद आता है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। डीएसपी स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप, ये फंड्स ने रेस्ट्रिक्शंस लिए थे नए एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के लिए, इसीलिए इनके एयूएम ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाए। एसबीआई ने तो जैसे हमने आपको बोला 600-700 करोड़ एयूएम जैसे ही क्रॉस हो गया था उन्होंने स्टॉप कर दिए थे नए एसेट्स लेना, और डीएसपी ने ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार करोड़ का एयूएम के बीच में उन्होंने वो स्टॉपेज किया था। अब वो स्टॉपेज क्यों किया था? बिकॉज उनको लगता था कि नए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है उस स्पेस में। तो कहने का जो पॉइंट है हमारा वो वही है कि अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ये डिसाइड होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कोई लार्ज कैप फंड या कोई मल्टी कैप फंड, नॉट इवन कोई मिड कैप फंड ने भी कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं किए नए फंड्स लेने में, बट स्मॉल कैप फंड्स ने वो रेस्ट्रिक्शंस लिए थे। हाँ, इसीलिए आपने क्या करना चाहिए, कोई भी फंड का कंपैरिजन करने के लिए उस कैटेगरी का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखिए और उसके बाद उसको कंपेयर कीजिए, और फिर आपने देखना चाहिए कि वो फंड मैनेजर भी कितना कंफर्टेबल
कंफर्टेबल है, क्योंकि ये लार्ज फंड हाउसेस जो है वो इतने पीछे पागल नहीं होंगे नए फंड्स अंडर मैनेजमेंट लाने के लिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज उनको ज्यादा दिखनी चाहिए, तभी वो लेते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है कि 1000 करोड़ के ऊपर वाली जो फंड्स है उन्हीं को एनालिसिस में इंक्लूड किया है, ताकि मतलब डिसेंट एयूएम वाले फंड होते हैं वो। अभी एनालिसिस कैसे करना चाहिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का, ये तो आपने कंपेयर कर सकते हो कि कैटेगरी एवरेज के साथ आपने उसको एक कंपेयर करना चाहिए। उसके बाद ये एनालिसिस में हमने ये भी इंक्लूड किया है कि परसेंटेज ग्रोथ कितनी है उस पर्टिकुलर फंड में कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड 20% से एयूएम बढ़ा है, और अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में एक्चुअली मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिए, दैट टू स्मॉल कैप ने तो और ज्यादा निगेटिव, और इन्होंने बट इनके पास नए फ्रेश फ्लोज आए, इसके चक्कर में 20% एयूएम बढ़ा है। अगर डीएसपी स्मॉल कैप की बात करोगे आप तो इनके नए एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं ले रहे, सिर्फ एग्जिस्टिंग एसआईपीज ही कंटिन्यू हो रही है, या फिर थोड़ी बहुत नई एसआईपीज भी लगाई है लोगों ने। तो बट उसके बाद भी ये फंड का एयूएम जो हुआ है वो डिक्रीज हुआ है बाय ऑलमोस्ट 30%। सेम केस विद फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 7% से नीचे आया है। अभी यहाँ पे एक ड्रास्टिक आप देख सकते हो ग्रोथ है, वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की। अब ये क्यों है? डेफिनेटली इसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा एचडीएफसी का एग्रेसिवनेस भी है। उन्होंने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड पे बहुत फोकस किया था, तो 179% का एयूएम का ग्रोथ हुआ है। एयूएम का ग्रोथ है, ये रिटर्न्स नहीं है, एयूएम का ग्रोथ है। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रिटर्न्स। रिलायंस स्मॉल कैप 17% का ग्रोथ हुआ है, तो इसका मतलब इनके पास भी नए फंड्स आए हैं। एसबीआई स्मॉल कैप 52% का ग्रोथ हुआ है, ये इन्होंने एसआईपीज बहुत ज्यादा एक्सेप्ट की है इन बिटवीन, इसके चक्कर में इनका एयूएम काफी ज्यादा बढ़ा है, 700-800 करोड़ से ये ऑलमोस्ट 1400 करोड़ तक बढ़ा है इन लास्ट 2 years टाइम। सुंदरम स्मॉल कैप फंड अगर आप देखोगे तो 26% से नीचे आया हुआ है। तो ओवरऑल अगर स्मॉल कैप कैटेगरी देखोगे तो 29% ग्रो हुई है। अगर आप सिर्फ रिटर्न्स की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 20-25% के डाउन साइड देखा है हमने स्मॉल कैप फंड्स में। विजाविज अगर ग्रोथ दिखती है आपको 29% की, तो इसका मतलब नए फंड्स, नए फ्रेश फ्लोज आए हैं, और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें बहुत ज्यादा एसआईपीज एक्टिव है अभी भी स्मॉल कैप फंड्स में, क्योंकि 2018 में बहुत ज्यादा एसआईपीज ऐड हो गई थी, बिकॉज 2017 में जो रिटर्न्स देखे थे हमने स्मॉल कैप फंड्स में वो बहुत ज्यादा है। तो हम एनालिसिस जब भी करते हैं फंड्स का एनालिसिस, जो हमारी वेबसाइट है mfedna.in पे, तो हम सिर्फ एक पैरामीटर नहीं देखते, बहुत सारे एंगल्स भी हम देखते हैं। उसके बाद ये जो भी एनालिसिस करते हैं उसके नीचे इन्फरेंस भी लिखते हैं। उस इन्फरेंस को देख के हम उस पर्टिकुलर फंड को ग्रीन स्टार है या येलो स्टार है या रेड स्टार है, ऐसे एनालिसिस मतलब रैंकिंग देते हैं या रेटिंग देते हैं। और उसके बाद ये टोटल 10 पैरामीटर्स को देखने के बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे उनको एनालाइज करके वहां पे फाइनल रेटिंग देते हैं। ये जो रेटिंग हम देते हैं ये डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प कर सकती है इन डिसीजन मेकिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन दिस फंड और नॉट। और अगर आप एडवाइजर हो तो आपको डेफिनेटली वो एक अनदर एज देगा कि आप आपके इन्वेस्टर्स को भी वो एनालिसिस समझा सकते हो। अभी और एक एग्जांपल यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे ये जो ब्लू आपको दिख रहा है ग्राफ, वो है एचडीएफसी स्मॉल कैप का एयूएम, और ये जो है वो कैटेगरी एवरेज है ऑरेंज में। तो आप देख सकते हो कि कैसे ऑलमोस्ट जैन 2014 तक ये स्लगिश था, इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट थे नहीं। बट 2015 में जब चिराग सेतलवाद जी ने इस फंड को मैनेज करना शुरू किया तो उसके बाद इसकी ग्रोथ थोड़ी सी और ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई। तो आप देख सकते हो जैन 2015 से जैन 2018 तक ये इसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट ये मैच कर रहा था इंडस्ट्री एवरेज को, और 2018 और 2019 में एक अच्छी खासी जंप ली है, 155% एंड 148% की ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर फंड में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हुए। तो 2017 वाला जो ईयर था उसमें परफॉर्मेंस भी एक फैक्टर था, क्योंकि चिराग सेतलवाद जी ने काफी अच्छा परफॉर्म करवाया था एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड को। और 2018 में भी आप अगर देखोगे तो अगर कंपैरिजन किया जाएगा बाकी स्मॉल कैप फंड्स के साथ तो एचडीएफसी स्मॉल कैप का डाउनसाइड थोड़ा कम है। इसके चक्कर में भी ये एयूएम का ग्रोथ
मतलब नए फ्रेश कैश फ्लोज तो आए ही आए हैं, प्लस इनका डाउनसाइड भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड्स। इसके चक्कर में भी काफी अच्छा लगता है ये फंड। तो ये एक पैरामीटर हमने इंक्लूड किया है AUM का। तो ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स पे वीडियोस बनाएंगे। अगर आप लोगों को ये डेटा एक्सेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट mfedna.in पे जा सकते हो। वहां पे म्यूचुअल फंड रिसर्च का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो और आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। एवरी मंथ हम ये नए जैसे पोर्टफोलियोज आते हैं तो ये एनालिसिस कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहते हैं। तो इट विल बी एन एक्टिव काइंड ऑफ बुक विच यू विल हैव, कि आपको आपके फंड्स का पोर्टफोलियो एनालाइज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, आपको नए फंड्स ऐड करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप एडवाइजर हो तो आपके इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियोज एनालाइज करने में ये नॉलेज बैंक काफी हेल्प कर सकता है आपको। तो हम चाहेंगे कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए mfedna.in पे और वहां जाके ये रिसर्च सब्सक्रिप्शंस लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।